हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ईपीएफ पेंशन, जिसे तकनीकी रूप से ईपीएस के नाम से जाना जाता है, ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 यानी 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। हालांकि योजना के लाभ तभी उठाए जा सकते हैं जब कर्मचारी यानी एम्प्लॉय ने कम से कम 10 वर्षों के लिए यानी 10 इयर्स सर्विस की हो। ज़रूरी नहीं है कि यह सर्विस निरंतर किया यानी कंटिन्यू किया हो। बीच बीच में भी अगर 10 साल तक काम किए हैं तो भी ईपीएस के लिए एलिजिबल हैं। ईपीएस को वर्ष 1995 यानी 1995 में शुरू किया गया था, जिसमें मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्यों को योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। ईपीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आइए जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, वह ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, यानी उसके पास ईपीएफ अकाउंट होनी चाहिए, पीएफ अकाउंट। दूसरा, उसने 10 वर्ष का सेवा कार्यकाल पूरा कर लिया हो, यानी उसने 10 साल तक सर्विस दी हो कंटिन्यू या बीच बीच में भी। तीसरा, वह 58 साल का हो, यानी 58 इयर्स कंप्लीट कर लिया हो। चौथा, वह 50 वर्ष की आयु होने पर कम दर पर अपना ईपीएस निकाल सकता है। अगर उसने 50 साल उम्र भी पूरी कर लिए हों तो वो कम दर पर यानी इंटरेस्ट रेट कम रहेगा उस पर, ईपीएस अगर निकालते हैं तो। 2 साल यानी 60 साल की आयु तक के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकते हैं, जिसके बाद उसे हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है ईपीएस के लिए। ईपीएस अपनी पेंशन कैलकुलेट कैसे करें, ईपीएस का पेंशन कैसे कैलकुलेट करें। पीएफ में पेंशन राशि सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है। सदस्य की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन इस सूत्र से करते हैं। सदस्य का मासिक वेतन इक्वल टू पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लाइड बाय पेंशन योग्य सेवा डिवाइडेड बाय 70। नेक्स्ट है पेंशन योग्य वेतन। पेंशन योग्य वेतन क्या होता है? पेंशन योग्य वेतन कर्मचारी की पेंशन योजना में आने से पहले पिछले 12 महीनों के मासिक वेतन का औसत है। यदि रोजगार के अंतिम 12 महीनों में गैर योगदान अवधि है तो महीने में गैर योगदान दिनों को गिना नहीं जाएगा और उन दिनों का लाभ
कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख से नौकरी शुरू करता है, तो उसके 28 दिनों के वेतन को प्रत्येक दिन के वेतन के अनुसार विभाजित किया जाएगा और फिर महीने के लिए कुल मासिक वेतन की गणना करने के लिए उसे 30 से गुना किया जाएगा। अगर व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपये है तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपये होगा। हालांकि ईपीएस के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए यानी कि 15,000 रुपये है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपये तक सीमित है। चूँकि हर महीने नियोक्ता कंपनी या कंपनी कर्मचारी के ईपीएस खाते में उसके वेतन का 8.33% यानी 8.33% का योगदान देता है, तो हर महीने कर्मचारी के ईपीएस खाते में जमा राशि है 15,000 गुना 8.33 यानी 8.33 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1250 रुपये। नेक्स्ट है पेंशन योग्य सेवा। सदस्य की वास्तविक सेवा अवधि ही पेंशन योग्य सेवा के रूप में मानी जाती है। पेंशन योग्य सेवा अवधि की गणना के समय विभिन्न नियोक्ता कंपनियों के लिए की गई सेवा की अवधि जोड़ी जाती है। कर्मचारी को ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट हासिल करना और हर बार नौकरी बदलने पर उसे यह प्रमाण पत्र नए नियोक्ता यानी कंपनी के पास जमा करना आवश्यक है। ध्यान रहे कि कर्मचारी को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का बोनस मिलता है। यदि सदस्य अपने ईपीएस फंड को 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले या किसी अन्य कंपनी में शामिल होने पर निकाल लेता है तो उसे ईपीएस खाते में योगदान के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और सेवा अवधि भी 0 से निर्धारित की जाएगी। पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीनों यानी 6 मंथ के आधार पर गिनी जाती है, अर्थात न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीने है। यदि सेवा अवधि 8 वर्ष 2 माह है तो योग्य सेवा अवधि 8 वर्ष मानी जाएगी। हालांकि यदि सेवा अवधि 8 वर्ष और 10 महीने है तो पेंशन योग्य सेवा अवधि 9 वर्ष मानी जाएगी। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत पेंशन लाभ। ईपीएफओ के सभी सदस्य अपनी आयु के अनुसार पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं जब वे पेंशन निकालना शुरू करते हैं। पेंशन राशि विभिन्न मामलों के हिसाब से अलग अलग है। पहला, 58 साल की आयु में रिटायरमेंट पर पेंशन। एक सदस्य 58 वर्ष की आयु यानी 58 ईयर्स में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेने के लिए योग्य हो जाता है। हालांकि पेंशन का लाभ उठाने के लिए उसका 10 वर्षों तक काम करना अनिवार्य है। एक ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसका इस्तेमाल मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 10D यानी 10D भरने के लिए किया जा सकता है।
दूसरा है मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले सेवा छोड़ने पर पेंशन। यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 10 वर्षों तक सेवा नहीं कर पाता है तो वह 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है। यहाँ ध्यान रहे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है सेवा के दौरान पूर्ण विकलांग होने पर पेंशन। यदि EPFO का कोई भी सदस्य जो पूरी तरह विकलांग हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है, तब भी मासिक पेंशन का हकदार है। उससे नियोक्ता यानी कंपनी को पेंशन के लिए योग्य होने के लिए कम से कम 1 महीने के लिए उसके EPS खाते में धन जमा करना होगा। कर्मचारी अस्थायी विकलांगता की तारीख से मासिक पेंशन के लिए योग्य हो जाता है और संपूर्ण जीवन काल के लिए वह पेंशन मिलने के योग्य हो जाता है। हालांकि यह जांचने के लिए कि वह सदस्य उस काम के लिए अयोग्य है जो वह विकलांग होने से पहले कर रहा था, उस कर्मचारी को मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। चौथा है कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पेंशन। कर्मचारी का परिवार निम्नलिखित मामलों में पेंशन लाभ के लिए योग्य हो जाता है। पहला, सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर और नियोक्ता या कंपनी द्वारा कम से कम 1 महीने उस कर्मचारी के EPS खाते में धन जमा किए जाने पर। दूसरा, अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है पर 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तीसरा, मासिक पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारी के मृत्यु के मामले में। नेक्स्ट टॉपिक है कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन के प्रकार। EPS के तहत विभिन्न प्रकार के पेंशन हैं, जैसे विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन। ये पेंशन EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को एक आय प्रदान करती है। नेक्स्ट है अपने EPS राशि कैसे जानें, अब यानी अपना EPS बैलेंस कैसे चेक करें। सदस्य अपनी कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS खाते में जमा राशि EPF पासबुक द्वारा जान सकते हैं। पासबुक का अंतिम कॉलम हर महीने नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा जमा किए गए EPS योगदान को दर्शाता है। EPF पासबुक पोर्टल पर UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है EPF पेंशन के बारे में याद रखने महत्वपूर्ण बिंदु। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS खाते में किए गए सभी योगदान नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा ही किए जाने चाहिए। दूसरा है EPS के लिए नियोक्ता यानी कंपनी इसमें कर्मचारी के वेतन का 33% यानी 33% का योगदान देता है। कर्मचारी के वेतन में
ये शामिल हैं: महंगाई भत्ते के साथ मूल मजदूरी, प्रतिधारित भत्ता और खाद्य रियायतों के लिए स्वीकार्य नगद मूल्य। चौथा है नियोक्ता या कंपनी को हर महीने के आखिरी 15 दिनों के भीतर अपना योगदान देना होता है। पाँचवां, सभी लागू योगदान की लागत नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा वहन की जाती है। छठा, प्रमुख नियोक्ता या कंपनी को उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सीधे या एक ठेकेदार के माध्यम से योगदान करना पड़ सकता है। सातवां, पेंशन के फायदे प्राप्त करने के लिए योग्य न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। आठवां, यदि आपने 6 महीने यानी 6 मंथ की सेवा से अधिक और 10 वर्ष से कम सेवा की है तो आप 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर अपनी ईपीएस राशि निकाल सकते हैं। 9वां, एक कर्मचारी 58 साल का होने के बाद या घटी हुई पेंशन यानी 50 वर्ष की आयु में प्राप्त करना शुरू करने के बाद पेंशन फंड का सदस्य बनना बंद कर देता है। नेक्स्ट है ईपीएस अकाउंट नंबर कहाँ मिल सकता है। ईपीएस अकाउंट नंबर आप कहाँ से जान सकते हैं। ईपीएफ खाते की आईडी ईपीएस खाते के रूप में भी कार्य करती है, यानी ईपीएफ खाते की जो आईडी है वही ईपीएस खाते की भी आईडी होती है। आपका ईपीएफ तथा ईपीएस योगदान एक ही सदस्य आईडी के तहत जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट है ईपीएस ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करें। ईपीएस का ऑनलाइन ट्रांसफ़र फॉर्म द्वारा किया जा सकता है। सदस्य को ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना होगा। ईपीएफ और ईपीएस खाते को नए खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ईपीएफ पासबुक में पेंशन योगदान क्या है। ईपीएफ पासबुक में पेंशन का योगदान नियोक्ता या कंपनी द्वारा कर्मचारी के ईपीएस खाते में हर महीने जमा की जाने वाली राशि है। यह लगभग 1250 रुपये प्रति माह है। So guys, thanks for watching.